War is the biggest enemy of mankind. क्या हम इंटरनेशनल पावर्स के हाथों भी कुछ खिलौना बने हैं? अच्छी बात तो यही होती कि हमारे दोनों प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव लेते और इस बात को इतना आगे बढ़ने के लिए बढ़ने नहीं देते। सर, आप क्या समझते हैं कि दोनों ममालिक इसमें पीस कायम करने में क्यों फेल हैं? क्या रुकावटें हैं, क्या चीज़ें हैं जो नहीं कर सकती? वो क्या इंटरेस्ट हैं जो दोनों को अमन की तरफ नहीं आने देते? ये सब कॉन्टिनेंट का दुर्भाग्य है कि ये काम जो 22-23 अप्रैल को हो जाना चाहिए था वो आज हुआ है। हम सुनते आते थे पिछले 10 साल से कि अगली वर्ल्ड वार 3 जो है वो पानी पर लड़ी जाएगी। ये भी आप देखें कि इंडस वाटर टेरिटरी जो है इसको मुअत्तल किया गया, सस्पेंड किया गया। आज उम्मीद करता हूँ कि सारे सब कॉन्टिनेंट के लोग अच्छी नींद सो पाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल तमाम दोस्तों को, नाजरीन को। आज हम अपने प्रोग्राम द पीस में खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक बार सीज़ फायर हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत के बाद, उनके ट्वीट के बाद। लेकिन क्या ये अमन जो है ये पायदार और पुख्ता है? ये परमानेंटली हो सकता है? क्या ये वाकई ही अमन कायम हो चुका है? 22 अप्रैल को पहलगाम में 28 इनोसेंट लोगों की शहादत के बाद, उनके कत्ल के बाद एक हंगामा क्रिएट होता है, जिसके बाद हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ सिंध ताश मुआहदा जो है वो मुअत्तल करता है और इस तरह कशीदगी जो है अरूज पर पहुंच जाती है। इस पूरी सूरत हाल में 4 दिन पहले से जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर 9 मकामात पर 26 मिसाइल के साथ अटैक किया, जिसमें हिंदुस्तान का कहना था कि उन्होंने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। उसके बाद पाकिस्तान पर कल सारा दिन ड्रोन्स की बारिश जारी रही। आज सुबह पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक किया और आज शाम तक जो है वो सीज़ फायर का जो है वो एलामिया सामने आता है। लेकिन जयशंकर का कहना यह है कि हम अभी तक पाकिस्तान की तरफ से ये सीज़ फायर का जो है वो फ़ैसला हुआ था, दरख्वास्त की थी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना यह है कि दोनों ममालिक न्यूट्रल मुकाम पर बैठकर बातचीत करेंगे और ये मुलाकात 22 मई को जो है वो उम्मीद है, मुतवक्की है कि 22 मई को हो सकेगी। आज इस तमाम सिचुएशन पर हमारे साथ जो शख्सियत गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, उनका 4 दिहाइयों से अमन के लिए काविशें, स्ट्रगल जो है वो जारी रही है। उनकी काविशों को सराहा जाता रहा है। वो हमेशा अमन की बात करते हैं। दोनों खित्तों में बॉर्डर के दरमियान जो एक लाइन खींची गई है दोनों मुल्कों में, वो अमन की फाख्ता का किरदार अदा करते आए हैं और हमेशा दोनों मुल्कों में पीस मेकर के तौर पर काम करते हुए उनको 4 दिहाइयाँ हुई हैं। मेरी मुराद ओपी शाह साहब हिंदुस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर में, कश्मीर जो हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। उनसे हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि वो हमारे नाजरीन के लिए और इन दोनों मुल्कों के 2 अरब इंसानों के लिए पीस का को लाए अमल जो हम शेयर कर सकें, बात कर सकें कि दोनों मुल्क किस तरह पुरअमन तरीके से रह सकते हैं, महज़ब तरीके से। ओपी शाह साहब फाउंडर चेयरमैन है सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के। इन्होंने यहाँ पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से बहुत सारे पीस मेकर्स को, बहुत सारे अमन की बात करने वालों को अपने साथ जोड़ा है जो अमन के लिए बात करते हैं। सबसे पहले तो सर हम आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं पाकिस्तान नेशन टाइम्स पर। और आपसे मुझे ये एजाज़ हासिल है, इट्स ऑनर फॉर मी कि आप मेरे साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। सबसे पहले वेलकम सर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर। सर 22 अप्रैल से एक बार फिर जो है वो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक होता है। उसके बाद मोदी पर हिंदुस्तान के अवाम की तरफ से प्रेशर आता है कि वो पाकिस्तान पर टेररिस्ट अटैक्स जो है वो टेररिस्ट के ठिकाने हैं उनको अटैक करे। आप क्या समझते हैं कि ये जो 15 दिन से सिलसिला चलता आया है, 20 दिन से, आप क्या समझते हैं कि इसकी ज़रूरत थी? हमने इन दिनों में क्या खोया और क्या पाया है दोनों मुल्कों ने? ये
22 अप्रैल के बाद जो डेवलपमेंट हुए हैं वो बहुत प्लेजेंट डेवलपमेंट्स नहीं है। और अच्छी बात तो यही होती कि हमारे दोनों प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव लेते और इस बात को इतना आगे बढ़ने नहीं देते। और अगर किसी भी एक प्राइम मिनिस्टर ने अपने काउंटर पार्ट को फोन करके बात की होती और कहते कि भाई समस्या है, इसका समाधान करना पड़ेगा, और चूंकि 22 अप्रैल की बात का सबने कंडेमनेशन किया था तो इस बात को सेटल किया जा सकता था। लेकिन ये सब कॉन्टिनेंट का दुर्भाग्य है कि ये काम जो 22-23 अप्रैल को हो जाना चाहिए था वो आज हुआ है, 10 मई को हुआ है, और इसमें बहुत कुछ खोया है। पाने की बात तो क्या होगी, एक दूसरे का विश्वास खोया है, जाने खोई हैं, और इतना असला जो हमने बहुत एक्सपेंसिव दामों में खरीदा था किसी से, उसका नुकसान हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि जब भी कोई समस्या हो तो हमारे लीडर्स जो सब कॉन्टिनेंट में हैं उनको इनिशिएटिव लेनी चाहिए और बात को आगे बढ़ने से रोकना चाहिए जो समझ कोई ऐसी कांड होने वाला है, और बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान खोजना चाहिए। सर, आप ये क्या समझते हैं, क्योंकि जैसे ही पहलगाम का वाक़या हुआ पाकिस्तान ने भी उसको कंडेम किया और पाकिस्तान ने इसका ऐलान भी किया कि वो न्यूट्रल जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से उसको कबूल नहीं किया जाता। और नरेंद्र मोदी, आप क्या समझते हैं कि अपने इलेक्शंस कैंपेन में जैसे ही वो सऊदी अरब से दौरा अधूरा छोड़कर वापस आते हैं, लेकिन बिहार में जाने के लिए उनके पास टाइम होता है, जैसे आपने पहले बताया कि दोनों ममालिक के लीडर अगर मिल के पीस के लिए बात कर सकते, जो आज हुआ है वो 20 दिन पहले हो जाता, तो दोनों मुल्कों का विश्वास और एतबार जो है वो कायम रहता। आप क्या समझते हैं सर, इसमें लीडरशिप्स की अपनी कोई जो मकबूलियत कम हो रही थी उसको भी ढारस देने के लिए ये थोड़ा सा अवामी रद्द-ए-अमल को दबाना ज़रूरी था? अगर उनने उस ख्याल से किया है तो बहुत गलत काम किया है। लीडर्स तो इसलिए चुने जाते हैं कि वो जनता की सेवा करें। उनसे ये उम्मीद करना कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोई काम करेंगे जिससे कि जनता का नुकसान होगा, तो वो बात अच्छी नहीं होगी। That is why it is essential that whenever crisis takes place, the leader should forget everything else and think about the interest of the people at large. और चूंकि हमारे we are neighbors and we have so much in common कि इस बात को इतने दिन नहीं खराब करने चाहिए थे। आज उम्मीद करता हूँ कि सारे सब कॉन्टिनेंट के लोग अच्छी नींद सो पाएंगे। Last 2 weeks have been terrible for the people of the subcontinent. इसलिए जरूरी है कि हम एक ऐसा वातावरण तैयार करें कि जिसमें एक दूसरे पे विश्वास किया जा सके। जो ट्रस्ट नहीं है, जो ट्रस्ट डेफिसिट हम बार बार कहते हैं, उसको कायम किया जा सके। ये बहुत बहुत जरूरी है। सर, दोनों ममालिक में ये ट्रस्ट कैसे डेवलप हो सकता है? आप 4 दहाइयों से 40 साल से अमन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर हिस्टोरिकली पीछे देखें, ये कहाँ पर एतमाद टूटा, कहाँ पे ये ट्रस्ट टूटा कि जो आज तक हम एक दूसरे पर नहीं कर सकते, और वो कैसे डेवलप हो सकता है? देखिए, अगर हम पीछे की बात करते रहेंगे और एक दूसरे को लाना देते रहेंगे तब बात आगे नहीं बढ़ेगी। Any good leader should think about the future। कि भाई जो काम पहले नहीं हो पाया
उसमें किसी की भी भूल हो सकती है। इफ वी कीप ऑन फाइंडिंग ईच अदर्स फॉल्ट ओनली और एक दूसरे को लाना ही देते रहेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। सर आप क्या समझते हैं कि ये सारी सिचुएशन जो है कि हम इंटरनेशनल पावर्स के हाथों भी कुछ खिलौना बने हैं, और आज 22 अप्रैल से लेके अब तक का जो जितना सिनेरियो क्रिएट हुआ है, आप तो इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं, आपने यकीनन श्रीनगर के लोगों से, कश्मीर के लोगों से बात की होगी, वहाँ पर इस वक्त क्या माहौल है? आप क्या समझते हैं कि ये इंटरनेशनल पावर्स का भी कोई खेल आपको नज़र आता है? अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगर ट्वीट किया है तो शायद उनका कुछ रोल रहा हो। अब ये बात मेरे लिए कहना मुश्किल होगा कि क्या रोल रहा है, वो तो दोनों कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। लेकिन चूंकि उनने ट्वीट किया तो उनका भी इंटरेस्ट रहा। लेकिन आवश्यकता हमारे यहाँ जो लोग लीडर्स हैं उनको कांस्टेंट एक दूसरे के साथ डायलॉग करना चाहिए और विश्वास पैदा करना चाहिए। ये विश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है, अगर वो ट्रस्ट नहीं होता है तो बात बनती नहीं है। तो इसके लिए रेगुलर मीटिंग, और चूंकि हम एक कॉमन लैंग्वेज भी बोलते हैं और बहुत सी चीज कॉमन है, कल्चरली वी आर क्लोज टू ईच अदर, तो बात उतनी दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं थी और ये मामले को बहुत ठीक से सॉल्व किया जा सकता था। हिंदुस्तान में रामायण और महाभारत दो ग्रंथ हैं जिनके बारे में लोग चर्चा करते हैं। इन दोनों ग्रंथों में ये कहा गया है कि जो चले गए हैं उनको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो जिंदा हैं वो अच्छे से रह सकें, इसकी कोशिश हमको करनी चाहिए। ये लीडरशिप का कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है। इसी तरह से रामायण में भी इस तरह की एक बात भगवान राम ने कही है और उन्होंने कहा है कि युद्ध मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। वॉर इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड। और उन्हें एक सेंटेंस और ऐड किया कि मानव सभ्यता की जीत जगी होगी जब बिना युद्ध के हम सत्य और जस्टिस को रिस्टोर कर पाएंगे। और उनने जब सेनाएं खड़ी थी उस समय भी अंगद को भेजा था कि भी किसी तरह से बात करके आओ और युद्ध की आवश्यकता न पड़े। The war cannot be the first option. War in fact is no option. Yes. अगर कभी ये हो भी तो एकदम लास्ट की बात होती है। सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए थे और इसीलिए लीडरशिप, दोनों कंट्रीज की लीडरशिप को अपनी पर्सनल बातें भूलकर ये कॉमन इंटरेस्ट में शांति और सद्भाव को ध्यान में रखते हुए बातचीत का और ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का माहौल इस सब कॉन्टिनेंट में बनाना होगा। सर, पिछले काफ़ी अरसे के बाद अभी थोड़ी थोड़ी उम्मीद जागी थी कि जो यहाँ पे फेस्टिवल्स हो रहे थे या हिंदुस्तान में फेस्टिवल्स हो रहे थे, डेलीगेशंस जो है वो अदाकारों के डेलीगेशंस, फ़नकारों के डेलीगेशन, राइटर्स के डेलीगेशंस का आना जाना शुरू हो गया था। तो पीपल डिप्लोमेसी जो है उसका आगाज़ हो गया था, जिसमें आपने भी बहुत सारी काविशें की। आपने प्रीवियस ईयर 14 अगस्त और 15 अगस्त पर भी वाघा बॉर्डर पर जो है डेलीगेशन भेजने की कोशिश की, यहाँ पे लोगों को इजाज़त नहीं दी गई। आप क्या समझते हैं कि दोनों ममालिक की हुकूमतें दोनों लोगों के मिलने से डरती हैं कि अगर ये मिल जाएंगे इनमें प्यार बढ़ेगा तो उनकी जो पॉलिटिक्स है उसको कहीं ख़तरा महसूस होता है? अगर कोई ऐसा सोचता है तो गलत सोचता है। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग मिलते हैं और सद्भाव बढ़ता है
तो दोनों देशों को फायदा होगा। इसका मतलब दोनों देशों की सरकारों को, नेताओं को भी फायदा होगा। और देशों को फायदा होता है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्टैंड टू गेन। तो अगर कोई नेता इस बात से डरता है तो फिर वो क्या सही मामले में नेता है? आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं, क्या लोगों के तासुरात हैं, क्या वो कहना चाहते हैं दोनों हुकूमतों से, दोनों ममालिक से? अगर जेनवनली देखा जाए तो इस सारी कंडीशन में कश्मीर दोनों तरफ से जो है वो विक्टिम बन रहा है। इधर भी कश्मीरी मारा जा रहा है, उधर भी कश्मीरी मारा जा रहा है। तो आप इसके बारे में सर अपना क्या कहना चाहेंगे? मैं कश्मीर में 6 दिनों से हूँ और कश्मीर में इन बहुत से लोगों से बात करी हुई है। उसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी शामिल हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों हैं, इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, शॉपकीपर्स भी शामिल हैं। मैंने कुछ बिजनेसमैनों से भी मेरी बात हुई। सब ने 2-3 बातें विशेष रूप से। पहली बात उन्होंने कही कि 22 तारीख को जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। जिसने भी किया उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि वॉर होनी नहीं चाहिए थी और हो गई है स्टार्ट, तो उसको जल्दी से जल्दी बंद करना चाहिए। बहुत से लोग ये चाहते, उनके मन में ये विचार था, उन्होंने मुझे कहा कि वो दोनों नेताओं से, दोनों प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो नहीं भेज पाए बिकॉज ऑफ वेरियस डिफिकल्टीज, कि आप कृपया करके युद्ध को रोकिए और सीज फायर करिए। तीसरी बात, दोनों चाहते हैं, लोग यहाँ के कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हों। They want India and Pakistan to become good friends. इनमें जो भी मनमुटाव है वो दूर हो जाए और इनके रिलेशंस अच्छे हों, जिससे कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं उनको शांति और सुकून मिल सके। तो जब भी कुछ झमेला होता है तो वो डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो जाएं और इसके लिए वो सब से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। इच्छा उनकी ये है। ये मोटा मोटी कश्मीर के लोगों की फीलिंग है, क्योंकि इस कारण से जो 22 को दुर्घटना हुई उसके कारण से बहुत लोगों का बिजनेस अफेक्टेड हुआ है। मैं जिस होटल में ठहरा हूं उनका बिजनेस बहुत अफेक्ट हुआ है और जितने और हैं जो हाउस बोट चलाते हैं, सिकारे वाले हैं, शॉप्स हैं, टैक्सी वाले हैं, उन सबका बिजनेस अफेक्ट हुआ। इसलिए वो चाहते हैं कि इस सब कॉन्टिनेंट में शांति बनी रहे, इंडिया पाकिस्तान के संबंध अच्छे रहें और इससे कश्मीर वालों को, कश्मीरियों को इसका बहुत फायदा होगा। कुछ भी दुर्घटना होती है तो बहुत नुकसान उनका होता है। जो टूरिस्ट जिस समय होटलों में जगह नहीं मिलती है, खुशामद करनी पड़ती है, उस समय होटल खाली रहे हैं। उसका कारण 22 अप्रैल की जो दुर्घटना है वो, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो और वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो जाए और इसमें जो भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट करने को तैयार है। सर, मैं अपने नाजरीन के लिए, यहाँ पाकिस्तान के नाजरीन के लिए, ताकि इन्हें पता हो कि कौन लोग हैं जो पीस के लिए हमेशा काम कर रहे हैं, आप बताइए कि सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस जो है उसके पिछले 30 सालों से
क्या कारकर्दगी रही है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं ताकि दोनों मुल्कों में बेहतरी, पीस जो है वो लाया जा सके, और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं और इसको मज़ीद दोनों मुल्कों में कैसे जोड़ के मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है। हमारी पहली एक्टिविटी इस मामले में हुई थी अक्टूबर नवंबर 91 में, और उस समय पाकिस्तान से एक इम्पोर्टेंट पीपल टू पीपल डायलॉग के लिए इम्पोर्टेंट डेलीगेशन आया था, और उसमें उस समय के आपके जो विदेश मंत्री रह चुके थे आगा चाइबी थे, और उसके बाद मंत्री बने हैं कसूरी साहब, वो भी थे, जनरल आरिफ थे, इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन थे, इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट थे। हमारे यहाँ से भी इम्पोर्टेंट लोग थे, इंदर गुजराल, राम जेठमलानी, फसद साठे की तरह से गिरिलाल जैन, कुलदीप नायर, इस तरह के लोग शामिल थे। और ये हमारा डायलॉग अक्टूबर नवंबर में हुआ। उस 4 दिन तक वो डायलॉग चला था। उसका पर्पस ये था कि आपस में बात करके, और उस समय हालात खराब थे, लेकिन हम लोग की 4 दिन चर्चा हुई और अच्छी चर्चा हुई। उसके बाद मैं एक डेलीगेशन लेके गया था दिसंबर में। आपके फ्रंटियर पोस्ट अखबार ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप फिर 5-7 लोगों को लेके आइए। तो हम लोग एक दिन का डायलॉग लाहौर में किए, एक दिन का डायलॉग इस्लामाबाद में किए, एक दिन का डायलॉग पेशावर में किए। इसके बाद फिर एक पूरा बड़ा डेलीगेशन गया पाकिस्तान अप्रैल 1992 में, और उसमें सब तरह के लोग, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट लोग और वहां से भी। कुछ नाम मैंने आपको बता दिए, उसमें शाहिद हुसैन भी शामिल थे, और बहुत से दोनों तरफ। नियाज नायक जो उस समय फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके थे, मतलब रिटायर्ड लोग जो सरकार में थे, वो लोग नहीं थे। इस तरह ये डायलॉग। उसके बाद बराबर तब से लेके आज तक हम लोग मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं, और जब वीसा नहीं होता था तो जूम पर मीटिंग की है। रिसेंटली इन लास्ट 3-4 सालों में बहुत मीटिंग्स हुई है, और 2 वॉल्यूम निकाले हैं एक किताब के। yes. उस किताब का नाम है इन परस्यूट ऑफ पीस इंप्रूविंग इंडो-पाक रिलेशंस। दूसरा वॉल्यूम जिसमें 52 आर्टिकल्स थे और पहले में 50 आर्टिकल थे, का रिलीज फंक्शन 28 फरवरी को दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुआ था। उसमें इंडिया से बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे। 2-3 नाम मैं बता दूं। फरूक अब्दुल्ला थे, हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अंसारी साहब थे, कपिल काक थे, दूलत थे, जो फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पाकिस्तान जो थे, लास्ट एम्बेसडर वो थे। yes. और बात थे उसी तरह से आपके यहाँ भी पुराने मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, एमएल, इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट वहां पर थे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वो ऑनलाइन हुआ उनके लिए। हम लोग तो जो इंडियंस थे वो सब इंडियन इंटरनेशनल सेंटर के हॉल में थे, कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 2 में थे, और वो बहुत ही रहा इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि पाकिस्तान का पहली बार स्क्रीन से मैं फोटो दिख रही है उनकी, और वो बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, और वो सबके भाषण सुन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये उसमें कही, बार बार ये बात कही गई कि सबने चाहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हों। ये किसी ने नहीं कहा कि अच्छे ना हो, सबके अपने अपने सॉल्यूशन थे। तो यही तो बात डेमोक्रेसी में होती है कि आप डायलॉग करके
जो आपके डिफरेंसेस हैं उनको ठीक करिए। और फिर कलकत्ता में भी हुआ, उसमें भी पाकिस्तानी ने पार्टिसिपेट किया। मुझे आज के दिन श्रीनगर नहीं रहना था, मुझे इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में आने की बात थी कि उसमें हम लोग पार्टिसिपेट, किताब की रिलीज भी होगी वहां पर और डिस्कशन भी इसी इशू पर होगा। अनफॉर्चुनेटली 22 अप्रैल की दुर्घटना से हमारा सारा प्लान अपसेट हो गया। अब चूंकि आज हो गया है तो मैंने आपके चार्ज अफेयर्स को यहाँ से कंग्रेचुलेशन की मैसेज भेजी, उनने भी बहुत खुशी जाहिर की। ईश्वर ने चाहा, गॉड विलिंग, वी विल सून हैव some meaningful work in the form of a discussion in Pakistan and release of the same book. सर, हम आपके बड़े शिद्दत से मुंतज़र रहेंगे और मैं समझता हूँ कि मेरे एजाज़ है मेरे लिए, इट वाज़ ऑनर फॉर मी कि वह दोनों प्रोग्राम्स, कलकत्ता वाला भी और दूसरा भी जिसमें खुर्शीद महमूद कसूरी साहब भी थे, हसामुल हक साहब थे, उसमें मैं शामिल था जूम पे। मैं उसको अटेंड किया मैंने। तो उसके बाद मुझे ये भी ऑनर है मेरे लिए कि जब श्री कुलदीप नैयर साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाते थे 23 मार्च को हर साल, तो उनसे भी 2 साल मेरी मुलाकातें रही इस चीज़ में, वो भी अमन के ख्वाहिशमंद थे। सर, आप क्या समझते हैं कि दोनों ममालिक इसमें पीस कायम करने में क्यों फेल हैं? क्या रुकावटें हैं, क्या चीज़ें हैं जो नहीं कर सकती? वो क्या इंटरेस्ट हैं जो दोनों को अमन की तरफ नहीं आने देते? आज के दिन तो जरा हम पॉजिटिव बात ही करें तो कोशिश ये है कि हमने जितनी कोशिशें पहले की उन कोशिश को डबल करेंगे और ज्यादा ईमानदारी दिखाएंगे, ज्यादा सिंसियरिटी दिखाएंगे कि जिससे आगे हमारी कोशिश कामयाब हो। ये बात सच है कि जितनी कामयाबी हम चाहते थे वो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इच्छा ये है और कोशिश ये है कि शायद रात के बाद दिन आता है तो हमारे संबंधों में भी वो बात आएगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। सर, मैं बड़ा इस चीज़ के लिए हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि दोनों ममालिक जो तकरीबन जिनका अंदाज़ एक है, एक ही इलाके से रहे हैं, एक सदियों पहले बहुत इकट्ठे रहे, खाना पीना इकट्ठा रहा, लेकिन अब ये सिचुएशन जब क्रिएट हुई है, आप क्या समझते हैं दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स को, दोनों तरफ के जो ऑफिशियल्स हैं उनको क्या पैगाम देंगे आप सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की तरफ से और पीपल्स ऑफ इंडिया की तरफ से क्या पैगाम होगा कि अब जो आज सीज़ फायर हुआ है इसको कैसे परमानेंटली आगे लेके चला जा सकता है? आपके पास इसका क्या हल है? इस जो हुआ है उसको ईमानदारी से, सीरियसनेस से इम्प्लीमेंट करें। इसमें कोई भूल किसी की तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं कोई भूल नजर आती है तो हाथ किया फोन उठा के अपने काउंटर पार्ट को खबर करें और कोई गिला ना पालें। और मीडिया को खबर जब ही दे वो आपने उसको सेट राइट कर लिया है। मीडिया के पास पॉजिटिव न्यूज जाए कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल, तो उससे एक वातावरण अच्छा बनाने में मदद मिलेगी। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जो हमारे लेट करते हैं वो एस्टेब्लिश होगा। और मीडिया से विशेष रिक्वेस्ट है कि काइंडली इंट्रोस्पेक्ट, आप जो कर रहे हैं उसका आप इंट्रोस्पेक्ट करिए और क्या कोर्स ऑफ एक्शन आपको क्या रोल प्ले करना है उसके बारे में सीरियसली सोच के और अपने को फोर्थ स्टेट मान के कि आपका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, ठीक से अपना काम करिए। सर, आपने मीडिया की बात की है, मैं ये चाहूँगा कि मीडिया को भी पैगाम जाए दोनों तरफ से, लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया का पिछले 2 नाइट्स को अगर हम देखते हैं तो उनका जो यानी कि फ़ेक न्यूज़ का और एक सनसनी फैलाने का वो एक किरदार रहा है। मीडिया को क्या पैगाम देंगे? क्योंकि आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर स्टेट का 4th पिलर उसे कहा जाए, उनका एक बड़ा अहम रोल होता है
वो अहम रोल के तहत उनकी बड़ी यानी कि ज़िम्मेदारी है कि वो पीस पर काम कर सकें और उनकी इन्फ्लुएंस है जनता पर। तो आप क्या समझते हैं मीडिया का क्या किरदार हो सकता है? आपने उनका किरदार बता दिया। मैंने भी इसके पहले कहा था कि इंट्रोस्पेक्ट कर रही है और रिस्पॉन्सिबली, ऑनेस्टली, सिंसियरिटी से, कि क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करते हैं इवेंट्स को, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जिस माहौल को हमने क्रिएट कर रखा है उसको सेट राइट करने में मीडिया अगर कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव रोल प्ले करे और ये समझ ले कि इस समस्याओं का समाधान करना है और अपना ईमानदारी से काम करें, ये बहुत जरूरी है। एंड ये उम्मीद करते हैं कि मीडिया आज की सीज़फायर को ध्यान में रखते हुए ये काम कल सुबह से आरंभ कर देगी। बिल्कुल सर। और सर, आप पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी के कितने हामी हैं दोनों मुल्कों के दरमियान पीस के लिए? वो बेस्ट ऑप्शन है। जब हम आपस में बात करते हैं एक दूसरे से, छोटी मीटिंग करते हैं, तो उसका एक असर होता है और उसमें हम अपने एक दूसरे के कंपल्शन एंड लिमिटेशन समझते हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया वाले चाहते हैं कि पाकिस्तान ये करे, पाकिस्तान वाले चाहते हैं इंडिया ये करे, तो हम कोशिश ये करें कि एक दूसरे की बात को समझें और अपने कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस को बताएं कि भाई ये संभव है, ये नहीं संभव है। आपकी चाहत ठीक है, लेकिन हम इस अभी जो कंट्री में वातावरण है वो पॉसिबल नहीं है। और इंटेंशंस हमारा एकदम साफ होना चाहिए कि हमारे एक दूसरे की मदद करने का इंटेंशन है। हम किसी के रास्ते में बाधा क्रिएट नहीं करें। वी डोंट क्रिएट ऑब्स्टेकल फॉर आवर नेबर्स। और ये अगर मन में रहा तो वी विल सर्टेनली रीच ए पोजीशन दैट वी वांट टू रीच। सर, हम सुनते आते थे पिछले 10 साल से कि अगली वर्ल्ड वार 3 जो है वो पानी पर लड़ी जाएगी। ये भी आप देखें कि इंडस वाटर टेरिटरी जो है इसको मुअत्तल किया गया, सस्पेंड किया गया, उसकी वजह से काफ़ी कशीदगी बढ़ी। आज जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका फिर यही कहना था कि इंडस वाटर टेरिटरी जो है वो मनसूख ही रहेगी, वो सस्पेंड ही रहेगी, उस पर कोई बात नहीं होगी, पानी बंद रहेगा पाकिस्तान का। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के रवैये के साथ पीस मुमकिन है? आप क्या पैगाम देंगे? मुझे नहीं मालूम है फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है। मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जितने नेता हैं उनको सबको, दोनों तरफ बहुत सोच विचार के स्टेटमेंट देने चाहिए। कम स्टेटमेंट देना ज्यादा अच्छा होगा और किसी भी समस्या के लिए बैठकर बातचीत ही एक उपाय है। हम ऐसी बात न कहें जो दूसरे, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं कि दूसरे देश में और जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो, और अच्छा वातावरण बनाने के लिए मुश्किलें पैदा हो। That is why each leader has to be extremely careful about the words that he or she uses. सर, इस रीजन में दोनों ममालिक में, दोनों कंट्रीज़ में 2 बिलियन लोग जो हैं वो रहते हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। और क्योंकि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हालात तनाव का शिकार होते हैं तो ख़ित्ते के दूसरे ममालिक भी उसके असर में आते हैं, इन्फ्लुएंस होता है। आप इस कौम को, दोनों तरफ की अक़वाम को, हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, लोगों को, पीपल्स को क्या पैगाम देंगे कि अपनी गवर्नमेंट्स के लिए वो क्या ऐसे काम करें, क्या उनके लिए ऐसे इक़दाम होने चाहिए ताकि वो अपने गवर्नमेंट्स को इस चीज़ पर मजबूर कर सकें कि वो पुरअमन तरीके से रह सकें? लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो नेता शांति और सद्भाव में विश्वास करते हो उनको आप ज़्यादा मौका दीजिए, उनको बढ़ाइए। जो चाहते हैं कि नेबर्स के साथ रिलेशन अच्छे हों और इसके लिए काम करने के तैयार हों,
उनको प्रमोट करिए, उस विचारधारा को प्रमोट करिए जिसमें शांति, सद्भाव जुड़ा हुआ है। और ऐसा करने से हम जो करना चाहते हैं कि कच्चा वातावरण तैयार हो जाए, वो हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपके कीमती वक्त का कि आप हमारे माध्यम पे तशरीफ़ लाए। आपने हमारे नाजरीन को अमन की जो लिए है वो तरगीब दी, अमन के लिए बात की, पीस के लिए बात की, जो कि इस वक्त यहाँ पे जो पॉपुलर नैरेटिव है वो ये नहीं है। पॉपुलर नैरेटिव जो है, जो आज के दौर में दोनों ममालिक में से नो टू वार कहेगा, वो गद्दार भी हो सकता है, वो दोनों मुल्कों का दुश्मन भी हो सकता है। तो इस दौर में और इस सूरत हाल में जो अभी सिचुएशन क्रिएट हुई है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, से नो टू वार कहना मुश्किल है। लेकिन आप जैसे लोग हैं जो अभी भी से नो टू वार कह रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, तो हम आपके पाकिस्तान आने के मुंतज़िर रहेंगे, वेलकम कहेंगे और आपसे मुलाकात करने की हमें ख्वाहिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज बुलाया और आपसे बातचीत करने का मौका दिया।